मॉड्यूल 1 के अंतर्गत तीसरा चैप्टर 1.3 भविष्य में कामकाज की दुनिया। यानी इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भविष्य में आने वाले समय में अब से लेकर के और आगे जैसे जैसे समय बदल रहा है, तेजी से टेक्नोलॉजीज का विकास हो रहा है और लोगों को अपडेट अपने आप को रखने की जरूरत पड़ रही है, तो कैसा इन फ्यूचर हमारा जो है कारोबार हो सकता है या फिर कैसे रिक्वायरमेंट हमारे पास आ सकती है कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव कर लेने चाहिए कि आने वाली रिक्वायरमेंट में हम लोग भी फिट बैठे और सेट बैठे। तो इसमें कोविड का भी एग्जांपल दिया गया है। इसमें हमें क्या सीखना है? इस चैप्टर में हमें इसमें 3 चीजें सीखनी है। कोविड के बाद जॉब मार्केट की खोज, यानी कैसे कोविड के बाद कोविड-19 आप लोगों को पता है बहुत ही भीषण एक आपदा थी जिससे पता नहीं कितने लोगों का जो है नुकसान हुआ और जान माल सबका नुकसान हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें सीखना है भविष्य की नौकरियां और काम, यानी भविष्य में कोविड-19 के बाद जो अब बदलाव आए हैं, जो मार्केट में हमें चेंजेस या देखने को मिल रहे हैं, उसके अनुसार हमें कैसे अपने आप को तैयार रखना होगा और भविष्य में काम के लिए आप में कौन से कौशल होने चाहिए, यानी हमारे अंदर इन फ्यूचर काम करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन सी कलाएं होनी चाहिए। अब इसमें से देखिए, मुझे काम के भविष्य के बारे में पहले से क्या पता है, क्या हमें ये पता है, इसको हम अगर सोचें कि हमारे किसी काम का भविष्य क्या होगा। कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया कभी फिर पहले जैसी नहीं होगी। हालात 2 साल में वापस सामान्य हो जाएंगे। एक नई दुनिया, एक नई तरह की नौकरियां और काम करने की नई स्थितियां बनेंगी। ये फिर वो लोग सोच रहे होंगे जिन लोगों ने कोविड के दौरान इन सब चीजों को सोचा होगा या फिर समझा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोविड-19 महामारी के बाद अब जॉब मार्केट के बारे में हमें क्या समझना है, क्या अब जॉब मार्केट हो गई है। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को जैसे रोक दिया। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, दुकानें लंबे समय तक बंद रहे। कई लोगों की नौकरी भी चली गई और कुछ ने तो अपने आप को भी खो दिया, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ये बात सच है कि कोविड जिस समय आया 2019 में, उसके पहले कभी इतनी भीषण आपदा विपदा हमारे ऊपर नहीं पड़ी थी, हम सबके ऊपर नहीं पड़ी थी। अब जैसे दुनिया बदल रही है, धीरे धीरे पहले जैसी हो रही है, वैसे वैसे नए बदलाव भी हो रहे हैं। ये बदलाव भारत और दुनिया भर के जॉब मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। आइए हम लोग कोविड-19 के बाद जॉब मार्केट को करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 बीत जाने के बाद हमारी जॉब मार्केट अब कैसी है। जॉब मार्केट का मतलब जहां पर वो बाजार जहां पे हमें काम मिल सकता है या कौन कौन से काम हमें मिल सकते हैं, उसके लायक हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। नौकरियों का डिजिटलाइजेशन या फिर स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन। कई नौकरियां डिजिटल हो गई। जो काम पहले इंसान करते थे वो काम अब मशीनें कर रही हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि मुंबई, बैंगलोर और अहमदाबाद में जो रेस्टोरेंट हैं, कई रेस्टोरेंट ऐसे होंगे, सब तो नहीं होंगे, जिसमें भोजन परोसने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वहां पे आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान महामारी में लोगों का टच जो है दूसरे लोगों के साथ हो जाने पर ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती थी। इसलिए इन्होंने कुछ जगहों पर रोबोटिक तरीके से जो है सप्लाई करना शुरू किया। यानी अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, टेबल पे बैठा हुआ है, तो उसका खाना कोई इंसान लेकर के नहीं जाएगा, उसका खाना एक रोबोट लेकर के जाएगा। और वो ये मानते हैं कि रोबोट एक मैन नहीं है, वो एक मशीन है, इसलिए उससे खतरा कम हो सकता है। ऑफिस से दूर रहकर काम करना। कई ऑफिस बंद हो गए। आपने देखा कि महीनों तक ऑफिस जो है बंद थे, पूरा बिल्कुल वो क्लोज थे, ताला लगा हुआ था, शटडाउन चल रहा था। कई ऑफिस बंद हो गए क्योंकि कर्मचारी घर से काम करते रहे। ऑफिस तो बंद हो गए लेकिन घर से दूर रहकर भी कर्मचारियों ने अपने घर पे काम किया। बड़ी आईटी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को काम करने की नई योजना बना रही हैं। यानी जो भी अब आईटी कंपनीज हैं, देखिए पेंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें बदली और अभी भी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तो अब वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर डेवलप हो गया है, इसके भी अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो लेकिन कंपनियां क्या सोच रही हैं कि भले ही अगर कोई ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर आ जाए, भविष्य में आ जाए, तो हम
अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से हम रखें कि वो हमारा वर्क फ्रॉम होम से भी हमारा सारा काम कर सके। तीसरा है देश भर में कहीं से भी योग्य लोगों को नौकरी पर रखना। अब जब वर्क फ्रॉम होम हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि उसी एरिया का आदमी या उसी शहर का आदमी ही हमारे यहाँ जॉब पे रहे। ये काम हम किसी दूसरे से भी, जो अच्छा स्किल वाला व्यक्ति है, जो अच्छा हुनरमंद व्यक्ति है, उससे भी करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनियों की नई व्यवस्था में लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं। कंपनियां पूरे देश से उम्मीदवारों को लेने के लिए तैयार हैं, यानी पूरे देश से वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर सकती हैं अपने काम के लिए। उदाहरण के लिए अगर कोई ऑफिस बेंगलोर में है तो पूरे भारत से लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने घर पर काम कर सकते हैं। इससे अच्छी नौकरियों के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। देखिए बहुत सारे लोग जब अब आपको मिल रहे हैं, कंपनियों को मिल रहे हैं काम करने के लिए और स्किल्ड मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है, प्रतियोगिता बहुत ही कठिन हो गई है। चौथा क्या बदलाव आपने देखा? डिजिटल कौशल की जरूरत। अगर पहले हम डिजिटली बहुत ज्यादा अपने आप को लिटरेट नहीं मानते थे, साक्षर नहीं मानते थे, तो अब हमें लिटरेट अपने आप को जरूर करना पड़ेगा। डिजिटल कौशल के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बड़े सुपरमार्केट से लेकर छोटी दुकानों और सब्जी बेचने वालों तक सभी लोगों ने अपने आप को डिजिटल कर लिया है। उनके पास पेटीएम, जीपे, फोन पे आदि हैं। अब आप देखिए, आप कॉलेज में फीस जमा करने जाते हैं, वहां भी आपको बार कोड स्कैनर मिलता है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप मूवी टिकट लेने जाते हैं, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, आपको किसी को पैसा भेजना है, सारा सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ। तो आपको डिजिटल होना पड़ेगा। डिजिटल होने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। केवल बार कोड आप लगा लीजिए और किसी ने पेमेंट भेजा, आपको ये नहीं आता है कि कैसे पेमेंट हमें देखना है, चेक करना है कि हमारे में किसी ने भेजा या नहीं भेजा हमारे अकाउंट में, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। आप नहीं सीख रहे हैं, अगर आपकी दुकान पे बार कोड नहीं है, कोई बार कोड वाला ही व्यक्ति है जो केवल ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, तो वो आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। पॉइंट नंबर 5 है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की शुरुआत। अब देखिए, उबर, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, स्विगी, ये सब क्या है? अब ये घर घर पहुंच जाते हैं। आप चौराहे पे खड़े रहिए, ओला बाइक बुक कर लीजिए, वो आपको ढूंढ के आ जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपका लोकेशन ट्रेस हो जाता है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि आप ऑटो को हाथ दे रहे हैं, ऑटो वाला निकल गया। अब स्पेसिफिक आदमी आपके पास आ रहा है, आपको अटेंड कर रहा है, आपको ले जा रहा है। आपको बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाने का मन नहीं है, आपने घर बैठे जोमेटो को ऑर्डर दे दिया और आपका खाना आपके घर आ गया। बिग बास्केट या स्विगी से आपने जो है खाने का सामान घर पे ऑर्डर कर लिया। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि डेवलप होती जा रही है। इकोनॉमी भी हमारी धीरे धीरे डिजिटलाइज होती जा रही है। पैसा भी हम डिजिटल फॉर्म में ही देते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 है हरित नौकरियां यानी ग्रीन जॉब्स। 21वीं सदी में ये एक नया रोजगार का क्षेत्र है। हरित नौकरियां यानी ग्रीन जॉब्स ऐसी नौकरियां हैं जो प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण तथा ग्रह को सुरक्षित करने में मदद करती है। मतलब इन नौकरियों में हम लोग खास करके पर्यावरण का ध्यान रखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसी नौकरियों को सरकार से सब्सिडी के माध्यम से ज्यादा सहायता मिलती है, यानी गवर्नमेंट इनके लिए सब्सिडी भी देती है। कोविड-19 के दौरान आपने उसके बाद के काम की दुनिया में कई बदलाव देखे। आपने क्या क्या देखा? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने देखा कि डिजिटलाइजेशन हो गया, यानी आदमी की जगह मशीनें काम कर रहे हैं। दूसरा क्या देखा? कि ऑफिस से दूर रह के, यानी डिजिटलाइजेशन के बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया। वर्क फ्रॉम होम में उनको कहीं से भी लोग रखने की छूट मिल गई। अच्छे लोगों को वो कहीं से भी रख सकते हैं। फिर हमें डिजिटल कौशल की जरूरत पड़ी। हमें अपने आप को उसकी बेसिक जानकारी के लिए तैयार करना पड़ा, डिजिटल करना पड़ा अपने आप को। और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का मतलब कई ऐसे चीजें हैं जो मतलब पहले हमारे पास नहीं उपलब्ध थी और हम आप घर बैठे आज उसका उपयोग कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम अपनी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तीसरा हमने सबसे लास्ट में जो पढ़ा, 6वां पॉइंट, वो है हरित नौकरियां यानी ग्रीन जॉब। तो ये सब हमने देखा कि कोविड-19 के बाद जो है जॉब मार्केट में चेंजेस आए। अब आपने क्या देखा था, क्या महसूस किया, इसको आप लिख भी सकते हैं। अब आइए काम की दुनिया के भविष्य के बारे में हम लोग जानते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में कुछ उद्योगों में भी तेजी से विकास हुआ। नए और रोमांचक अवसरों के साथ अनेक प्रकार से नए नए जॉब क्षेत्रों में भी विकास हुआ। अब देखिए, जब कोविड बीता कुछ साल के बाद, हम कह सकते हैं थोड़ा सा कोविड से पहले भी ये सब चीजें स्टार्ट होती, लेकिन कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से इन सब चीजों में ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब देखिए क्या क्या चीजें
अब यूजलेस हो गई, यानी कि अब उतना उपयोगी नहीं है, और उनकी जगह अब किन चीजों ने ले ली। यानी पहले आदमी उस रोजगार में लगे रहे होंगे और अब वहां से छोड़ के वो शिफ्ट हो गए हैं नए रोजगार की तरफ। पहले क्या क्या था, स्टडी बूथ आपने देखा होगा, हम लोग कॉल करने के लिए पीसीओ पर जाते थे और वहां से बात करते थे। अब आपको कहीं अपने आसपास पीसीओ नहीं दिखेगा, सब मोबाइल के साथ जो है हर व्यक्ति हो गया है। फोटो स्टूडियो, आप पहले फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में जाते थे, अब अगर आपको केवल फोटो में कह दूं कि वेडिंग फोटोज या फिर कहीं पासपोर्ट साइज फोटो की आपको जरूरत है तो ही हम लोग जाते हैं, अदरवाइज हम लोग मोबाइल से अगर घूमने भी कहीं जा रहे हैं तो फोटोज क्लिक कर लेते हैं, वीडियो क्लिक कर लेते हैं। ऑडियो कैसेट सीडी की रिकॉर्डिंग, अब इस समय यूट्यूब पे आप सारे वीडियो, सारे ऑडियो, सारे गाने और पिक्चर्स को ऑनलाइन आप वॉच कर लेते हैं। अब आपको किसी भी तरीके के सीडी या डीवीडी की जरूरत या रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कैंची में धार देने वाले ग्राइंडर, इसको भी प्राय आपने देखा होगा कि ये भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। साइकिल की मरम्मत, क्योंकि साइकिल ही अब उतनी ज्यादा, उसकी जगह पर ई बाइक आ गई है, मोटरसाइकिलें आ गई हैं, साइकिल केवल रूरल एरियाज के लिए रह गई हैं, या कह सकते हैं कि शहरों में भी जिनके पास है तो उनकी मात्रा काफी कम है जो लोग इसको यूज करते हैं। अब इन नौकरियों की जगह पर देखिए क्या बदलाव हुए, ये तो बंद हो गया काम, ये सारे काम अब आपको, कुछ काम तो बिल्कुल बंद हो गए और कुछ धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। अब क्या रिप्लेसमेंट हुआ, यानी ये काम बंद हुए तो नया क्या हुआ। ओला उबर ड्राइवर आपने देखा, ये 5 साल पहले मौजूद ओला नहीं था, अब आप जाते हैं ओला और उबर से कैब बुक करते हैं और अपनी राइड को कंप्लीट करते हैं। स्विगी जोमेटो डिलीवरी, आप घर पे बैठ जाइए, आपको फोन करना है, केवल खाना आपके पास आ जाएगा। मोबाइल रिपेयर, अब जब मोबाइल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतना ज्यादा लोग पर डे मोबाइल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें मोबाइल टेक्नीशियन की भी जरूरत पड़ेगी और मोबाइल टेक्नीशियन को बहुत सा रोजगार मिल सकता है, काम मिल सकता है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाला यूट्यूबर, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपने देखे होंगे, इस समय भी आप इसको पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को, तो एक चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब अगर इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए हम कैपेबल ना होते या फिर ये टेक्नोलॉजी ही ना होती तो आज घर बैठे हम आपको ये चीजें नहीं पढ़ा सकते थे, विदाउट बुक, विदाउट क्लासरूम। ये चीजें अभी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब आने वाले वर्षों में हम ये देखेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी तेजी से ग्रोथ की संभावना है। चूंकि हम मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन रिटेल, अब ऑनलाइन रिटेल का मतलब जैसे आपने फ्लिपकार्ट देखा, आपने अमेजॉन देखा, और भी मीशो है, तमाम साइटें हैं। मैं यहाँ किसी साइट को प्रमोट या प्रचार नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो तमाम साइटों से हम लोग अपने सामान को ऑनलाइन बुक करते हैं और घर बैठे सामान को मंगा लेते हैं, जिसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। हेल्थ केयर का भी सेक्टर आप देख रहे हैं, जो कि कोविड के बाद से लोगों को अपने हेल्थ के इंपॉर्टेंस की पता के बारे में ज्यादा जानकारी हुई। अब वो ये भी पता करना चाहते हैं कि क्या चीजों की हमें नितांत आवश्यकता है, किन चीजों को हमें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, या कैसे हमें अपने भोजन को करना चाहिए, कैसे डाइजेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहे। फार्मास्यूटिकल का मतलब जिसमें दवाइयों और केमिकल्स का निर्माण होता है, जो कि हमारे अस्वस्थ होने पे हमें सहायता देते हैं। तो देखिए कुछ चीजें बेसिक हैं, दवाइयां हमेशा बनेंगी, क्योंकि जब लोग हैं, जब तक धरती पर, तब तक वो बीमार पड़ेंगे तो उनको दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये भी हमेशा रहेगा, आपको पैसे की लेन देन करनी है तो ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर और आईटी के बिना तो अब आप भविष्य को सोच ही नहीं सकते हैं। आपकी सुबह की शुरुआत चरण स्पर्श से ना होकर के अपने फादर मदर के मोबाइल के स्पर्श से होती है। अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है मोबाइल, टैबलेट, यूट्यूब, ये सब आपके लिए। गिग वर्क सेक्टर, जिसमें शामिल है ऑनलाइन शिक्षा, परिवहन सेवा, कैटरिंग इत्यादि। गिग प्लेटफॉर्म एक होता है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि परमानेंट जॉब पे वो नहीं होते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है वो फ्रीलांस वर्कर होते हैं, जब भी जरूरत होती है तो वो आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको कैटरिंग चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। घर में शादी है, कैटरिंग करवाना है, आपने ऑर्डर दिया, वो आपको मिल जाएंगे, आपके घर में फंक्शन को पूरा करेंगे, अपना पैसा लेंगे और आपसे विदा लेंगे। तो परिवहन सेवा है, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको इनोवा बुक करानी है, ट्रेवलर बुक कराना है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया या किसी से बात की, ट्रेवलर वाले ने आपके पास संपर्क करके गाड़ी भेज दी और आपका काम हो गया। तो लेकिन हमेशा इनको काम नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन है, आबादी है, तो काम इन्हें जनरली मिलता ही रहता है। हरित नौकरियां यानी ग्रीन जॉब्स, जिनमें पर्यावरण तकनीशियन, सोलर इंस्टॉलेशन
रिसाइकलिंग वर्कर इत्यादि शामिल हैं। यानी ये ग्रीन जॉब्स में भी भविष्य में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अब आप देख रहे होंगे गांव में भी हर जगह सोलर पैनल लगने लगे हैं। यानी हम लोग अब जो हमारी पावर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमें मिलती थी उसके ऊपर कम डिपेंडेंसी हमारी अब होती जा रही है। धीरे धीरे हम लोग सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन खोज करके अपने काम और रुचि के अनुसार नए प्रकार की नौकरियों का आप लोगों को पता लगाना चाहिए और अलग अलग नौकरियों की तरह कौन कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं ये भी आपको देखना है। अब हम आइए देखते हैं कि 21वीं सदी में जो ऑफिस का कौशल है ये क्या है। यानी क्या हमारे अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किस लेवल तक है और क्या क्या अभी सुधार हो सकते हैं, कितनी मात्रा में, इसके बारे में हम जानेंगे। 2022 की एक वीबॉक्स की रिपोर्ट आती है जिसे हम कहते हैं इंडिया कौशल रिपोर्ट, इंडिया स्किल रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, इसे भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके कि इंडिया स्किल रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है, तो वीबॉक्स प्रकाशित करता है। 2022 की एक रिपोर्ट है कि भारत में केवल 48.7% युवा ही नौकरी पाने लायक है। यानी कि 50% से भी कम। यानी 100 लोग हैं तो 48 लोग ही नौकरी, या आप कह सकते हैं 49 लोग ही नौकरी के लायक हैं, उन्हें ही नौकरी मिलनी चाहिए, शेष लोग नौकरी के लायक नहीं हैं। डेट मीन्स उनके अंदर वो क्षमता, वो एलिजिबिलिटी, वो स्किल नहीं है कि उन्हें नौकरी दी जा सके। इसका मतलब 2 में से 1 भारतीय युवा में नौकरी करने की आवश्यक, भाई 50% का रेशियो है, 50% से भी कम है। यानी अगर 2 लोग हैं तो 2 में से 1 नौकरी के बारे में जो है आप कह सकते हैं कि एलिजिबल है नौकरी करने के लिए और दूसरे को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। इस शोध के अनुसार सर्वे में शामिल कंपनियों में से, इसमें कई कंपनियां शामिल थी इस शोध में जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनवाया, और उन कंपनियों ने कहा कि 75% कंपनियों ने कहा कि उम्मीदवारों के पास कौशल ही नहीं है जो हमें चाहिए। यानी उनके पास वो स्किल ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है जो हमें उनके अंदर चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें मार्केट में बने रहना है तो हमारे अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, या फिर हमें जॉब पाना है। 20 लोग हैं, आप ITI के बाद देखते होंगे कंपनियां आती हैं, इंटरव्यूज होते हैं और सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का होता है। बड़े बड़े रोजगार मेले गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI में लगते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ये रिपोर्ट उसी के ऊपर आधारित है। यानी आप में से कई लोग ऐसे होंगे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ITI नहीं जाते हैं, सीखना ही नहीं चाहते हैं। आप ITI कर रहे हैं एक हुनर सीखने के लिए, अगर आप ITI नहीं जाओगे तो आप कैसे हुनर को सीखोगे, कैसे स्किल का विकास अपने अंदर करोगे। तो अब क्या क्या 21वीं सदी में हमारे अंदर अगर कौशल हो तो हम मान सकते हैं कि भविष्य में हमें जॉब मिल सकती है या हमारा कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी 21वीं सदी में आपको ये कौशल यानी ये कला, जो कला आवश्यक है वो आपको आनी चाहिए, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बुनियादी साक्षरता, दूसरा है सक्षमताएं, तीसरा है चरित्र यानी कैरेक्टर। अब बुनियादी साक्षरता में हमको क्या होना चाहिए हमारे अंदर, विद्यार्थी किस तरह रोजमर्रा के कार्यों को अपने कौशल का उपयोग करके करते हैं। मतलब जो पर डे के आपके वर्क्स, अब क्या क्या पर डे के वर्क्स हैं, पढ़ने लिखने का कौशल होना चाहिए, अंक साक्षरता यानी न्यूमेरिक। अब पढ़ने लिखने के कौशल को देखिए बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग समझिए। ITI में एप्लीकेशन लोग लिखने आते हैं हिंदी में कि सर मुझे फीस जमा करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आप ये मान लीजिए कि हाई स्कूल पास ही बच्चा फिट इलेक्ट्रीशियन RAC ये सब करता है और वो सही से हिंदी में एप्लीकेशन नहीं लिख पाता, यानी पढ़ने और लिखने का कौशल उसका बहुत ही वीक है। अंक साक्षरता यानी न्यूमेरिक का उसे अच्छा ज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक साक्षरता यानी साइंटिफिक लिटरेसी। साइंटिफिक लिटरेसी का मतलब आप खुद अपने माइंड को अप्लाई करिए कि सर आखिर इस चीज को क्यों हमें कह रहे हैं। फीस आप दे रहे हो, सर आपसे कह रहे हैं रोज स्कूल आइए, क्लास करिए कंटिन्यूअसली और पढ़िए, लेकिन आप अपने दिमाग को अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, आप अपने साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई ही नहीं कर रहे हो कि कोई चीज आखिर कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, इससे हमारा क्या लाभ है। इस चीज की भी आपके अंदर कमी है, चाहे जॉब हो चाहे एजुकेशन हो, आपको ये भी सीखना होगा। IT साक्षरता, तो IT साक्षरता का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप को साक्षर करना होगा। वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आपको फीस जमा करनी है, सर ने कहा कि अगर आप आज पैसा नहीं दोगे तो आपका फॉर्म हम एग्जामिनेशन का नहीं भर सकते। आपने कहा सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कल आके पैसा जमा कर दूंगा,
और सर ने आपके कहा कि देखिए यहाँ पे बार कोड लगा है, प्लीज आप इसको स्कैन करके जमा कर दीजिए। अब आपके पास जो है बार कोड को स्कैन करने का नॉलेज ही नहीं है कि हमें कैसे काम करना है, तो आप, या आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है, तो फिर आप एक तरीके से वित्तीय साक्षर नहीं माने जाएंगे। गूगल अकाउंट ना होना अलग बात है, लेकिन अगर सब कुछ अकाउंट बना है और ऑपरेट ना कर पाए, देख ना पाए, चेक ना कर पाए और किसी को दूसरा को पैसा भेज ना पाए या उससे मिले हुए पैसे की जानकारी ना कर पाए, तो ये कहा जाएगा कि आप वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं। सांस्कृतिक और नागरिक साक्षरता, सोशल एंड कल्चरल लिटरेसी। अब सोशल एंड कल्चरल लिटरेसी का मतलब आपको कुछ डिसिप्लिन भी सीखने होंगे। क्लास में आपके सर आते हैं और आप बैठे हुए हैं, ये डिसिप्लिन है? नहीं, आपको खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। किसी के भी ऑफिस में आप जा रहे हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें भविष्य में आपके काम आएंगी। जब आप अपने ऑफिस में जाओगे, अपने बॉस के ऑफिस में, तो यू हैव टू टेक परमिशन, आपको जो है अंदर जाने की परमिशन लेनी होगी। और यहाँ पर दरवाजा खोला नहीं, गुरुजी के सामने इंद्रदेव की तरह प्रकट हो गए, ये चीज ठीक नहीं है, ये डिसिप्लिन से अलग है, ये आप मैनर में नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको मैनर सीखना होगा। तो ये हो गई बुनियादी साक्षरता, जो कि 6 तरीके की है। ये आपको, चाहे जॉब आप कर रहे हो, चाहे अभी आप पढ़ रहे हो, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर भविष्य में आप जॉब चाहते हो, कहीं भी जॉब करना चाहते हो, तो ये तीनों क्षमताएं आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 2 है सक्षमताएं यानी कैपेबिलिटीज। छात्र कठिन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? अब देखिए, चैलेंजेस हर जगह आते हैं। आप जितना दिमाग फीस नहीं है आपके पास, उसको मैनेज करने में लगाते हैं, अगर सेम दिमाग आप ये लगाएं कि हम अपनी फीस को थोड़ा थोड़ा करके कैसे जमा कर दें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप जॉब में परेशान हैं, कोई चैलेंज आया और किसी काम के बर्डन से आप परेशान हैं, इससे अच्छा ये है कि आप ये सोचिए कि इस काम को हम इन शॉर्ट कैसे कर सकते हैं कि कम एफर्ट के भी बाद बहुत ही क्वालिटी के साथ हमारा काम खत्म हो जाए। यानी क्रिटिकल थिंकिंग और उसके बारे में सोच करके हमें समाधान तक पहुंचना है। यानी कोई परेशानी है, उसके कारण के बारे में सोचें, उन बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में सोचें कि क्या क्या ऑप्शन हम लें तो हमारी परेशानी दूर हो सकती है, और उनमें से किसी को देख के वर्कआउट करें और उसके बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, हर चीज नए ढंग से करने की कोशिश करिए। पढ़ रहे हैं तो नए ढंग से पढ़ने की कोशिश करिए, कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके पढ़ने की कोशिश करिए। काम कर रहे हैं तो हमेशा क्रिएटिविटी रखिए कि इस काम को हम और अलग तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं। संवाद यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एजुकेशन लाइफ में हो। एजुकेशन में है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन ही वहां पर आपको आपके चीज को निकाल के बाहर दूसरे के सामने रखता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कस्टमर बढ़ते हैं और कस्टमर का भरोसा आपके ऊपर आता है। 10th पॉइंट है सहयोग यानी कोलेब्रेशन। आपको दूसरों के भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और आपको दूसरों की हेल्प करनी भी पड़ेगी, इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहें। तीसरा पॉइंट है चरित्र यानी कि कैरेक्टर। अब बदलते माहौल के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण कैसा रहता है? जब कोई सिनेरियो चेंज हो रहा है, माहौल बदल रहा है, तो कोई भी छात्र है वो कैसे उसको देखेगा? उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई भी चीज बदल रही है तो लाओ इस बदलाव के बारे में भी हम समझें, उसको जानें और समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से पूछें, हेल्प लें, पहल करिए, इनिशिएट। कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो सबसे पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। घर से स्कूल की ओर आना है तो घर से पहले निकलना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमें स्कूल जाना है। धैर्य रखिए, पेशेंस, जो कि बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, हमें बिल्कुल ये चीज बिल्कुल पहले ही चाहिए, इनका हो गया, हमारा अभी तक नहीं हुआ। ये चीजें आपको जॉब में जो है बहुत परेशानी आपके सामने लाने वाली हैं अगर आप इसको चेंज नहीं करते हैं। पेशेंस रखना सीखिए। अगर आप कहीं भी गए हैं, फीस जमा करनी है, 4 लोग खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले वो जो आगे 4 लोग खड़े हुए हैं उनका नंबर पहले आना चाहिए, आपका बाद में आएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जॉब में है तो यही पेशेंस आपको बहुत ही बेनिफिट दिलाएगा। अनुकूलन क्षमता यानी अडॉप्टेबिलिटी, चीजों को अडॉप्ट करना शुरू करिए। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करने वाले लोग, जैसे आप देखते हैं कि बाजारों में चाहे ई मार्केटिंग वाले हों, चाहे आप कहिए कि कोई सामान आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, या फिर कोई भी ठेले वाले हों, कोई भी होटल वाले हों, सब लोग अपने आप को अपडेट किए हुए हैं। अगर अपडेट आप अपने आप को रखते हैं और अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर है, यानी कोई भी चीज नई अपडेट हुई तो हमने उसको सीख के अडॉप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया, अपने आप को उसी के अनुसार बदल लिया। नेतृत्व यानी लीडरशिप,
आपके अंदर लीडरशिप भी होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब वो लीडरशिप नहीं जिससे आपको इलेक्शन लड़ना है। यहाँ लीडरशिप का मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो आपको उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि हमें इस प्रॉब्लम को दूर करना है, चाहे हमारी है या हमारे किसी सहपाठी की है, और हमेशा आपको इस चीजों के लिए तैयार भी रहना है। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, सोशल और कल्चरल। तो सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज का मतलब कि सबके रिलीजन का सम्मान करें, हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति समान है, और सोशल होइए। ये नहीं कि आपका काम हो गया तो फिर आपने उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दिया। जितना ज्यादा आप सोशल रहेंगे, आप देखते हैं कि आपके पास अगर आप किसी जगह से लोकल अपने परचेज करने जाते हैं, कोई गहना वगैरह, या कभी आपके माता पिता ने कोई आभूषण खरीदा हो, तो जब भी उनका जन्मदिन होता है वो आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, बधाइयां देते हैं। ये क्या है? ये उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये जागरूकता पैदा होती है। तो ये आपका, अब इसमें कुछ प्रश्न हैं आपके हिसाब से 21वीं सदी के कौशल का क्या महत्व है, और 21वीं सदी के इन कौशलों में से आपको क्या क्या सीखना चाहिए। ये आपकी लर्निंग है आज की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।